नमस्कार, वेलकम टू स्टॉक इन्फ्यूज। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग रोसारी बायोटेक का डिटेल में एनालिसिस करेंगे और देखने का प्रयास करेंगे कि जैसा कि स्टॉक लगातार नीचे की ओर जा रहा है, ऐसे में क्या हमें स्टॉक को होल्ड रखना चाहिए, सेल करना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, किसी भी कंपनी में आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले कंपनी के बारे में थोड़ा सा मालूमात जरूर होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों आप किसी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ब्लाइंडली बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। अगर आप कंपनी के बारे में समझते हैं, उसके बिजनेस को समझते हैं, उसके प्रोज को समझते हैं, कॉन्स को समझते हैं, तो आप स्टॉक को होल्ड कर पाएंगे बुरे समय में। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में पैसा बनता है स्टॉक को होल्ड करने से। अब दोस्तों, राकेश झुनझुनवाला जी ने टाइटन के स्टॉक को बाय किया था। क्या उन्होंने बिना स्टडी का बाय किया था? क्या उसके बाद टाइटन का स्टॉक में कभी गिरावट नहीं हुई दोस्तों? फिर भी उन्होंने स्टॉक को होल्ड किया। क्यों होल्ड कर पाया? क्योंकि उन्होंने कंपनी के बारे में अच्छे से स्टडी किया था दोस्तों। हमारे पास जितना भी संसाधन उपलब्ध होता है, उससे हमें कंपनी के बारे में थोड़ी जानकारी रखना चाहिए, जिससे दोस्तों जब स्टॉक में बुरा समय चल रहा होता है तो हमें स्टॉक को होल्ड करने में एक विश्वास जगता है। चलिए फटाफट हम लोग कंपनी के बिजनेस को थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो कंपनी स्टैब्लिश होती है 2003 में। तो कंपनी को 2 दशक से भी ज्यादा हो चुके हैं। कंपनी के पास 3 मेन प्रोडक्ट कैटेगरी है: होम केयर, पर्सनल केयर एंड परफॉर्मेंस केमिकल, टेक्सटाइल स्पेशलिटी केमिकल्स, एनिमल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। कंपनी के पास 3 सेगमेंट है दोस्तों स्पेशलिटी केमिकल्स का। अगर कंपनी के रेवेन्यू ब्रेकअप को देखें तो 61.5% रेवेन्यू होम केयर, पर्सनल केयर एंड परफॉर्मेंस केमिकल से आता है। टेक्सटाइल केमिकल से 28% का रेवेन्यू आता है और एनिमल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन से 10% का आता है। दोस्तों, कंपनी का प्रोडक्ट रेंज बहुत ही डाइवर्सिफाइड है। कंपनी के पास 3500 से भी ज्यादा प्रोडक्ट अवेलेबल है। अब दोस्तों, ये तो हो गई अच्छी अच्छी बातें। अब थोड़ा रिस्क को भी डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, कंपनी में रेवेन्यू कंसंट्रेशन एक रिस्क नजर आता है। दोस्तों, जो कंपनी का 43.95% रेवेन्यू है, वो टॉप 5 कस्टमर से आता है। अब दोस्तों, रेवेन्यू कंसंट्रेशन में रिस्क क्या होता है? मान लीजिए टॉप 5 कस्टमर में एक भी कस्टमर अगर कंपनी को छोड़ देता है, तो कंपनी का रेवेन्यू बहुत ही तेजी से नीचे जा सकता है। यही रिस्क होता है दोस्तों। अगर आईटी कंपनी का एग्जांपल दूं मैं, तो ये रेवेन्यू कंसंट्रेशन का रिस्क आपको हैप्पीएस्ट माइंड में भी देखने को मिलता है। अगर थोड़ी बड़ी कंपनी का एग्जांपल दूं, तो माइंड ट्री में भी रेवेन्यू कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम था, लेकिन दोस्तों फिर भी स्टॉक ने बहुत ही अच्छा रिटर्न प्रोवाइड किया था। 50% से भी ज्यादा का सीएजीआर से कंटिन्यू अपने शेयर होल्डर को रिटर्न प्रोवाइड किया था। तो दोस्तों, समझने वाली बात है, रेवेन्यू कंसंट्रेशन एक रिस्क होता है, लेकिन बहुत बड़ा रिस्क नहीं होता है, क्योंकि कंपनी अगर अपने क्लाइंट को अच्छे से सर्व करते जाएगी तो क्लाइंट उसको छोड़कर नहीं जाता है। अगर फटाफट कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखें, 4000 करोड़ का मार्केट कैप है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो 61 का है। कंपनी को मार्केट ने हायर वैल्यूएशन प्रोवाइड किया है। इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो अभी इतना ज्यादा क्यों नजर आता है। आरओसी 18 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 13.1 का है, जिसको कि ठीक ठाक माना जाएगा। अगर कंपनी का डेट को देखें तो मात्र 64.9 करोड़ का डेट है। उसके कंपैरिजन में 806 करोड़ का कैश रिजर्व है। अब दोस्तों, छोटी कंपनी जिसके ऊपर डेट बहुत ही माइनर सा हो और कैश रिच हो, उस कंपनी में सर्वाइबिलिटी की पॉसिबिलिटीज बहुत ही ज्यादा होती है। चाहे कितना भी बुरा वक्त आए, कंपनी सर्वाइव कर जाती है अपने कैश रिजर्व के दम पर। और जो कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा होता है, उस कंपनी में सर्वाइबिलिटी की पॉसिबिलिटीज काफी कम हो जाती है। क्योंकि दोस्तों, जैसा कि अभी हम लोग देख रहे हैं, इंटरेस्ट का रेट लगातार बढ़ रहा है, तो कंपनी जो भी कर्ज लेकर रखी है उसके ऊपर उसको ज्यादा इंटरेस्ट पे करना होता है, जिसके कारण कंपनी का नेट प्रॉफिट घट जाता है। एक तो इन्फ्लेशन की वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन घटता है, ऊपर से इंटरेस्ट ज्यादा भरना पड़ता है, तो डबल मार पड़ जाती है जिस कंपनी के ऊपर कर्ज ज्यादा होता है।
लेकिन रोसारी बायोटेक में आपको डेट बिल्कुल ही माइनर सा देखने को मिलेगा। कंपनी जिस दिन चाहे जब चाहे अपने डेट को क्लीन कर सकती है, क्योंकि कंपनी के पास 806 करोड़ का कैश रिजर्व पड़ा हुआ है। अब दोस्तों अगर कंपनी के लॉन्ग टर्म सेल्स ग्रोथ को देखें, FY11 से हम लोग देखेंगे 122 करोड़ का सेल्स था, 178 होता है, 233, 292 सेल्स आपको हर साल बढ़ता हुआ नजर आएगा, जो कि एक काफी पॉजिटिव पॉइंट है। छोटी कंपनी में बहुत सारी छोटी कंपनी का देखने को मिलता है कि सेल्स ही गिर जाता है। दोस्तों अगर कंपनी का बिजनेस कम हो जाता है, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। किसी एक्सटर्नल रीजन की वजह से, इन्फ्लेशन या फिर अदर रीजन से अगर कंपनी का कभी नेट प्रॉफिट गिर जाता है, वो इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है जितना अगर बिजनेस में ग्रोथ नहीं होती है। अगर कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को देखें तो अभी 11% है। इससे पहले वाले साल में भी 11% था, उससे पहले 18% था, उससे पहले भी 18% था। तो अभी कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही अच्छे प्रतिशत से गिर चुका है। क्या यह पहली बार गिरा है? इसके लिए हम लोग को लॉन्ग टर्म हिस्ट्री देखना पड़ेगा। आप देख सकते हैं FY11 में कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था 11% था, वो गिर जाता है, 7% होता है, 10% होता है, लेकिन फिर बढ़ भी जाता है 15% से। तो दोस्तों शॉर्ट टर्म में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कभी घट जाता है, कभी बढ़ जाता है, एक्सटर्नल रीजन की वजह से। खासकर जो छोटी कंपनी होती है उनमें यह प्रॉब्लम ज्यादा देखने को मिलता है। अगर कंपनी के नेट प्रॉफिट को देखें तो FY11 में 5 करोड़ का था, जो घटकर 3 करोड़ का हो जाता है। अब दोस्तों आपको लग रहा होगा कि ज्यादा गिरा नहीं है, मात्र 2 करोड़ तो कम हुआ है। लेकिन दोस्तों स्टॉक मार्केट किसी भी चीज को परसेंटेज की टर्म्स में लेता है। अगर परसेंटेज की टर्म्स में देखें तो यह बहुत ही बड़ी गिरावट थी। उसके बाद बढ़कर 16 करोड़ होता है, 29 करोड़, 46, 66, 79 और 79 और ट्रेलिंग 12 मंथ में 66 करोड़ का है। तो दोस्तों अभी स्टॉक का प्राइस ऊपर क्यों नहीं जा रहा है? रीजन है दोस्तों ये, नेट प्रॉफिट बढ़ नहीं रहा है। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कंपनी का नेट प्रॉफिट गिरा नहीं है, 79 करोड़ था, 79 करोड़ ही रहा, फिर भी स्टॉक में इतना बड़ा करेक्शन क्यों हो रहा है? दोस्तों स्टॉक मार्केट ऐसे काम नहीं करता है। अगर किसी कंपनी का नेट प्रॉफिट नहीं बढ़ता है, उसको भी मार्केट निगेटिवली ही लेती है दोस्तों। इस कारण अभी स्टॉक में आपको गिरावट नजर आ रही है। लेकिन दोस्तों ये जितना भी प्रॉब्लम है, जो भी आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन घटता हुआ नजर आ रहा है, वो इन्फ्लेशन की वजह से है, रसिया यूक्रेन वार की वजह से है। ये सारा का सारा प्रॉब्लम एक्सटर्नल रीजन की वजह से है। अब जब भी किसी कंपनी का स्टॉक एक्सटर्नल रीजन की वजह से गिरता है, उसको इन्वेस्टर को इतना निगेटिवली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों एक्सटर्नल रीजन के ऊपर किसी का भी कंट्रोल नहीं है। अभी आपको बड़ी बड़ी कंपनियों का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन घटता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ऐसा नहीं है कि इस कंपनी का है। और जब एक्सटर्नल रीजन की वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन गिरता है, उसकी वजह से स्टॉक गिरता है, तो ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होता है, घबराने वाली कोई भी बात नहीं होती है। अब दोस्तों सवाल आता है कि हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले अगर हम लोग 6 मंथ के रिटर्न को देखें तो माइनस में है, 1 ईयर के रिटर्न को देखें फिर भी माइनस में है, मैक्स के रिटर्न को देखें जब से कंपनी की लिस्टिंग हुई है, आपको कुछ भी रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा। न कंपनी में निगेटिव रिटर्न है, न पॉजिटिव रिटर्न है, फ्लैट है बिल्कुल। एक समय स्टॉक आपको 1500 रुपीज तक चला गया था, वहां से अगर डिस्काउंट को देखें तो 50% से भी ज्यादा का डिस्काउंट अवेलेबल है। अब दोस्तों यहां पर एक पॉइंट समझने वाली बात है, स्टॉक में गिरावट कितना है? 50%। अगर आप करेंट मार्केट प्राइस पर स्टॉक को बाय करते हैं, होल्ड करते हैं, स्टॉक वापस से 1500 पर जाता है, तो आपको 50% का रिटर्न नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा 100% का रिटर्न। अब दोस्तों ऐसा तो होने वाला नहीं है कि स्टॉक यहीं का यहीं रहेगा, कंपनी बर्बाद हो जाएगी। नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अब दोस्तों अगर कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे तो प्रमोटर का होल्डिंग लास्ट क्वार्टर में थोड़ा सा कम हुआ है। अगर एफआईआई के होल्डिंग को देखेंगे तो लगातार बढ़ रहा है।
डीआईआई का होल्डिंग भी बढ़ रहा है, पब्लिक का होल्डिंग कम हो रहा है। मतलब आप समझिए दोस्तों, एफआईआई भी इस कंपनी में इंटरेस्टेड है, डीआईआई भी इंटरेस्टेड है और पब्लिक परेशान होकर इस स्टॉक को सेल कर रहे हैं। क्योंकि पब्लिक का सेंटिमेंट जो होता है दोस्तों, वो शॉर्ट टर्म में प्राइस एक्शन के ऊपर चेंज होता है, क्योंकि वो कंपनी के ऊपर स्टडी नहीं करते हैं। अगर स्टडी कर कर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो प्राइस एक्शन से कंपनी के ऊपर उनका सेंटिमेंट चेंज नहीं होगा। अब दोस्तों, शॉर्ट टर्म में स्टॉक के ऊपर सेंटिमेंट कैसे बनता है? कोई न्यूज आ गई, स्टॉक ऊपर चले गया, कोई न्यूज आ गई, स्टॉक नीचे चले गया, किसी ब्रोकरेज हाउस ने टारगेट ऊपर का दे दिया, स्टॉक ऊपर चला गया, किसी ने नीचे दे दिया, स्टॉक नीचे चला गया। दोस्तों, ये सारा का सारा शॉर्ट टर्म का प्रॉब्लम है। लेकिन दोस्तों, लॉन्ग टर्म में स्टॉक तभी रिटर्न देगा जब कंपनी का बिजनेस ग्रो करेगा, कंपनी का नेट प्रॉफिट ग्रो करेगा, जो कि आने वाले समय में इस कंपनी का करेगा ही। जैसा कि हमने देखा, एफआईआई भी अपनी होल्डिंग बढ़ा रही है, डीआईआई भी बढ़ा रही है और पब्लिक अपने शेयर को सेल कर रही है। तो आपको घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। अगर आपने ऊपर के लेवल पर बाय किया है तो 700 रुपीज के आसपास आप इसमें एवरेज डाउन कर सकते हैं। अगर किसी को फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना है तो करेंट मार्केट प्राइस से भी बाइंग किया जा सकता है, और अगर स्टॉक में और गिरावट होती है तो आप अपना नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट 700 या उससे नीचे लगा सकते हैं। स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही अच्छी है, कंपनी का मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा है। और मैं यहां पर आपको एक पॉइंट बताना चाहूंगा, कंपनी के बैलेंस शीट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों इस कंपनी का जो ऑडिट करती है वो डेलॉइट करती है, और डेलॉइट बहुत ही जानी मानी ऑडिटिंग कंपनी है। अगर कंपनी के बैलेंस शीट में एक भी प्रॉब्लम होगा तो डेलॉइट बिल्कुल भी इस कंपनी का ऑडिट नहीं करेगी। तो आप इस बात के लिए निश्चिंत रह सकते हैं कि कंपनी के मैनेजमेंट में प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी के बैलेंस शीट में प्रॉब्लम नहीं है। भी स्टॉक में गिरावट हो रही है वो अभी एक्सटर्नल रीजन की वजह से है, और एक्सटर्नल रीजन के खत्म होते ही स्टॉक आपको बहुत ही तेजी से ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। तो इस वीडियो के डिस्कशन के लिए इतना ही रखते हैं। आप ही का चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।